जोहार। अभी मैं आदिवासी हो समाज में उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उस पर अपना जानकारी साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। आदिवासी हो समाज में उत्पत्ति के लिए पूर्णतः अगर देखा जाए तो सिंगोंगा या उसकी शक्ति को ही जिम्मेदार बताया गया है। हम ऐसा मानते हैं कि इस धरती में, आकाश में, हवा में, पानी में, आग में, हर जगह सिंगोंगा की उपस्थिति है। उसके बाद हमारे समाज की उत्पत्ति संबंधी दर्शन के अनुसार सिंगोंगा ने जीवों की उत्पत्ति की और जीवों की उत्पत्ति के 5 तरीके हमारे समाज में प्रचलित हैं। हम लोग इसे कहते हैं उपन केन, जपन केन, जनम केन, जाते केन, ऋतु केन, सिंगोंगा। यानी कि उपन एक विधि है, जपन एक विधि है, जनम एक विधि है, जाते एक विधि है और ऋतु ये भी एक विधि है। इन विधियों से सिंगोंगा ने जीवों की उत्पत्ति इस दुनिया में की, ऐसे हम अपने समाज में कहते हैं। अब हम इन हर विधियों को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि उपन और जपन ये दोनों एक जैसे गतिविधियां हैं। स्वतः कोई चीज़ उत्पन्न हो जाती है तो उस घटना को उपन बोलते हैं। जपन मल्टीप्लाई होने का मतलब एक से ज़्यादा संख्या में बढ़ना, वो या तो संक्रमण से या किसी और विधि से जो बहुत तेज़ी से बढ़ती है उसको जन या जपन से कहते हैं। इस विधि से ही सर्वप्रथम जीव को उत्पन्न किया गया, ऐसा हो समाज में मान्यता है। उपन केन, जपन केन। अब हम इसको सिंगोंगा का जो दर्शन है और फिर चार्ल्स डार्विन का एवोल्यूशन थ्योरी हो या जुवेल नोआ हरारे का जो सिद्धांत है, उसके आधार पर हम इस उत्पत्ति के सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं। हमने अपने सिंगोंगा वाले वीडियो में यह स्पष्ट किया था कि सिंगोंगा एक फील्ड है और इस फील्ड में वह शक्ति है जो अपने क्षेत्र में आने वाले पार्टिकल को मास और ऊर्जा प्रदान करता है। भले ही इस क्षेत्र में आने से पहले पार्टिकल मासलेस ही क्यों ना हो समाज के दर्शन के अनुसार सिंगोंगा ने उपन विधि से सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति की। विज्ञान के अनुसार कहें तो अनुकूल वातावरण में कोई पार्टिकल में समुचित ऊर्जा व मास देकर उस पार्टिकल में मास और ऊर्जा पैदा हुआ। विज्ञान के अनुसार करीब 4 बिलियन वर्ष पहले समुद्र में एक फूका यानी कि फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर उत्पन्न हुआ था। रिसर्च इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि समुद्र में किसी अनुकूलन के कारण आरएनए के इर्द गिर्द फ्री फ्लोटिंग न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह जमा हो गए थे, जिससे पीटीसी नाम का मॉलिक्यूल बना और यह स्वतः संचालित होने लगा। इसे ही फूका नाम दिया गया। सिद्धांततः यही इस धरती पर जीवों का एंसेस्टर हो सकता है। कालांतर में डीएनए म्यूटेशन आदि से इवोल्यूशन की प्रक्रिया से होते हुए अलग अलग प्राणियों की श्रृंखला पैदा होती है। ये जो इवोल्यूशन है ये जीवन का क्रमिक विकास कह सकते हैं और ये म्यूटेशन से अलग अलग जीव उसी के या किसी और में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी हालिया उदाहरण हम देख सकते हैं कि जो कोरोना वायरस था, म्यूटेट होके कई तरह के वर्जन हम लोग को देखने को मिले, चाहे वो डेल्टा हो, अल्फ़ा हो, गामा हो, ओमिक्रॉन। ये जो सेल था ये अपना सेल डिवीज़न से अपनी जनसंख्या बढ़ाता था और इवोल्यूशन की प्रक्रिया से गुजरते हुए बाद में ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है, जिसे हम लोग लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर यानी कि लूका कहते हैं। ये जो लूका था ये प्रोकैरियोटिक माइक्रोब था। आगे एवोल्यूट होके ये पेड़ पौधे, जीव जंतु, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, आर्की इत्यादि वगैरह इसी से बने थे। यानी लूका इस धरती पे जीवों का पूर्वज था। यह प्रोकैरियोटिक माइक्रोब था जिसमें सेल मेम्ब्रेन भी था। विज्ञान के अनुसार लूका में 355 करीब जीन्स थे और कम से कम जिंदा जीवों में इतने जीन्स तो आज भी रिकॉर्ड होते हैं। यह सेल डिवीजन से अपना जनसंख्या बढ़ाता था, जिसे हम लोग जपन कर सकते हैं। बहुत तेज़ी से ये बढ़ जाता है। ये सारी प्रक्रिया समुद्र के अंदर हो रही थी। अब उपन जपन से अगर आप देखेंगे तो आज भी हम लोग अपने गांव में धान को अगर पूरा में रखते हैं तो ख़ास तरह का नमी और तापमान मिलने पर उसमें पतिंगा या एक तरह का तितली टाइप का छोटा छोटा उत्पन्न हो जाता है।
गेहूं में धुंध जो उत्पन्न हो जाता है, तो ये स्वतः उत्पन्न हो जाता है। अगर उसको अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा तो नहीं कीड़े नहीं निकलते हैं। वैसे ही पानी में भी एक तरह का कीड़ा होता है, जिसे हम लोग अपने समाज में पानी साफ करने वाला कीड़ा बोलते हैं, जब पानी में होता है, ये स्वतः उत्पन्न होता है। तो विज्ञान के अनुसार लूका से ही बैक्टीरिया और आर्की इवॉल्व हुए थे। फिर साइनोबैक्टीरिया इवॉल्व हुआ जो फोटोसिंथेसिस कर सकता था, धूप का इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेट करता था और ऑक्सीजन छोड़ता था एटमॉस्फेयर में। उसी कारण से ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी बढ़ गई, जिसे ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट कहा जाता है। अब वातावरण में ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके सेल में माइटोकॉन्ड्रिया इवॉल्व हुआ, जो पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है आज के समय में। एवोल्यूशन से सेल में न्यूक्लियस भी आ गया, और न्यूक्लियस के बाहर साइनोबैक्टीरिया क्लोरोप्लास्ट में इवॉल्व हो जाता है, जहाँ से प्लांट किंगडम जन्म लेता है। ऑक्सीजन बहुतायत में थी, तो बैक्टीरिया ने इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया, और वहीं से एरोबिक रेस्पिरेशन की शुरुआत होती है। एनिमल, फंगाई, एल्गी इत्यादि किंगडम वहीं से इवॉल्व होते हैं। यहाँ तक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही चल रहे थे, लेकिन तकरीबन 900 मिलियन वर्ष पहले मल्टी सेल्यूलर लाइफ का जन्म होता है। कारण उसका कि अकेला आदमी के बचने की संभावना कम रहती है, वही अगर साथ में होते हैं तो उसकी संभावना बचने की ज़्यादा होती है, तो सेल भी एक साथ रहना शुरू करते हैं। सभी एनिमल का एक एंसेस्टर इकारिया वारियोटिया, जो चावल के दाने से भी छोटा था, एक केंचुआ टाइप का इवॉल्व होता है। ये बायलैटरल जीव था, इसका मतलब इसका दायां और बायां दो भाग समान होते थे। इसे ही वास्तव में हम अपने सारे जानवरों, यहाँ तक कि मनुष्य का भी एंसेस्टर मानते हैं। ये सारे जो जीव समुद्र में ही जन्म ले रहे थे, अभी तक ये धरती पे नहीं पहुँचे। फिर रीढ़ की हड्डी इवॉल्व होती है। समुद्र की एक मछली है एरेंडस्पिस, उसमें रीढ़ की हड्डी इवॉल्व होती है। फिर 4 पैरों का इवोल्यूशन होता है। यूस्थेनोप्टेरॉन नाम की मछली आज भी सभी रीढ़ वाले जीवों का एंसेस्टर मानी जाती है। फिर एक मछली टिकटालिक इवॉल्व हुई, जो ज़मीन पर भी निकल सकती थी और उसका जबड़ा मगरमच्छ की तरह होता था, तो बाहर भी वो खा सकता था। फिर मेंढक जैसे जीवों का इवोल्यूशन होता है। उसके बाद सांप, कछुआ, मगरमच्छ आदि। इसी ब्रांच से आगे चलकर डायनासोर भी पैदा होते हैं। उसके बाद चूहे प्रजाति के जीव इवॉल्व हुए, जो इस धरती पर पहले मैमल्स हुए, जो दूध पीते थे। फिर स्तनधारी जानवर जैसे हाथी, गाय, घोड़ा आदि जानवर अस्तित्व में आए। फिर प्राइमेट्स यानी कि मनुष्य सदृश जानवरों का परिवार इवॉल्व होता है। होमो सेपियंस की एक प्रजाति आज से तकरीबन 25 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका में ऑस्ट्रालोपिथेकस यानी कि जिसे एप कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इवॉल्व हुई। उसी तरह उसी दरमियान में विश्व के अलग अलग हिस्सों में भी ऐसे ही मनुष्य सदृश जीवों की उत्पत्ति हुई। जैसे यूरोप के ठंडे इलाकों में होमो निएंडरथाल्स, एशिया में होमो इरेक्टस, तो इंडोनेशिया और जावा में होमो सलोनेंसिस, ये सब इवॉल्व हुए। लेकिन ऐसी प्रजातियां दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इवॉल्व तो हुई, लेकिन पूर्वी अफ्रीका के होमो सेपियंस के अलावा सभी प्रकृति से तालमेल नहीं कर पाने के कारण एक्सटिंक्ट हो गए, यानी कि समाप्त हो गए। अब जो पूर्वी अफ्रीका के होमो सेपियंस की प्रजाति बाद में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अरब देश, यूरोप और एशिया आदि देशों में फैल गई। इसका मुख्य कारण ये माना जाता है कि इस एक प्रजाति में प्रकृति से तालमेल करने की प्रक्रिया में दिमाग का विकास हुआ, जिस कारण इसने भोजन और सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम पत्थरों का औजार बनाया, फिर आग को नियंत्रित करना सीखा और अंत में सामाजिक जीवन में प्रवेश किया। वही प्रजाति आज हम भी हैं। ऐसा लगता है कि यही पूर्वी अफ्रीका के जो वंशज है, घूमते घूमते हमारे सारंडा भी पहुंच के यहाँ के परिस्थिति के अनुकूल अपना जीवन यापन आगे बढ़ाया होगा, ऐसा संभव लगता है। अभी तक के शोधों से इस तथ्य की पुष्टि हो रही है कि हम पूर्वी अफ्रीका के एप प्रजाति के होमो सेपियंस ही पूरी दुनिया में बचे हैं और फैल गए हैं। मैं इस वीडियो में उत्पत्ति के सिद्धांत पर केंद्रित हूँ, बाकी धर्म, विश्वास, समाज की उत्पत्ति आदि पर अलग से वीडियो जारी करूँगा,
इस वीडियो में मैं सिर्फ उत्पत्ति के जो भी सिद्धांत जो हो समाज में प्रचलित हैं उसको आधुनिक विज्ञान और इतिहास से तालमेल बिठाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो भी हमारे पूजा पाठ में है उसे साबित करने की प्रयास में हूँ, कुछ अपवादों को छोड़कर। तो हमने देखा कि ये उपन जपन मतलब जो इवोल्व की प्रक्रिया भी एक तरह से उपन की ही प्रक्रिया कहते हैं। और जो जनसंख्या बहुत तेज़ी से कहीं बढ़ती है, जैसे लूका का या फूका का जो सेल डिवीज़न है, तो उस तरह का जो बहुत तेज़ी से हमारे यहाँ लाख की खेती होती है, वो भी कैसे हम लोग एक जगह तना में छोड़ देते हैं, पूरा तना को तुरंत कवर कर देता है कुछ ही दिनों में। तो बहुत तेज़ी से जो बढ़ने की प्रक्रिया है, को वायरस किस तरह से फैलता है, तो इस तरह से जो फैलने का या सेल डिवीज़न से फैलने का या संपर्क से फैलने की विधि को हम लोग जपन की विधि कहते हैं। तो ये तरीक़ा से शुरुआत में जीवों ने अपना अस्तित्व को आगे बढ़ाया, ऐसा हम लोग मानते हैं। तीसरा तरीका जिसको हम लोग मानते हैं वो जन्म, यानी कि धीरे धीरे जीव इवोल्व होकर पेट में बढ़ने लगे और जन्म लेकर बाहर आते हैं। इस विधि से सभी मैमल्स यानी कि स्तनधारी अपने बच्चों को जन्म देते हैं और उसमें मनुष्य भी शामिल है। चौथा है जाते। कई ऐसे जीव हैं जैसे मिट्टी में घर बनाने वाला ततैया, ये दूसरों के शरीर में अपना लार्वा छोड़ता है और वो जीव लार्वा जब बड़ा हो जाता है तो जिस शरीर में उसको रोपित किया जाता है उसी को खा खा के वो अपना शक्ति बढ़ाता है, और जब पूर्ण विकसित हो जाता है तो वो उस शरीर से बाहर आ जाता है और वो जो शरीर जिसमें उसको प्लांट किया गया था वो मर चुका होता है, उसे पूरा वही खा जाता है। इस तरह से पैदा होने वाले जीव को हमारे हो समाज में जाते विधि से पैदा होने वाला जीव कहते हैं। फिर पांचवा है ऋतु, यानी कि अंडज, जो अंडे से पैदा होते हैं। जितने भी पक्षी हैं, शुतुरमुर्ग हो, मुर्गा हो, चिड़िया हो, ये सभी अंडा से पैदा होने वाले जीव हैं। इस तरह से उपन, जपन, जन्म, जाते और ऋतु, ये 5 तरीक़ों से हम लोग ऐसा मानते हैं कि सिंह-बोंगा ने हम जीवों को इस धरती पर अवतरित किया, उत्पन्न किया और विभिन्न एवोल्यूशन के विभिन्न प्रक्रियाओं और विभिन्न स्टेज से होते हुए आज हम लोग इस समय में पहुँचे हैं। कमोवेश जो भी विधि अभी ऊपर हमने बताई वो आज भी कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट करता है। उपन से भी पैदा हो रहे हैं, जपन से भी हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं जनसंख्या, जन्म से तो हो ही रहे हैं, जाते से हो रहे हैं, वो भी अभी सब जगह देखने को। तो इस तरह से ये प्रक्रियाएं आज भी जीवंत है, जो हमारे समाज में हम लोग जीव की उत्पत्ति के सिद्धांत को जिस तरह से मानते हैं, ये है हमारे हो समाज की उत्पत्ति का सिद्धांत। आज के लिए इतना ही। बाकी जो धर्म के बारे में, समाज की उत्पत्ति के बारे में, उसके बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। जोहार।